बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting the latest video of physics class. Now we come to our today lesson. Today our lesson is about magnetic flux and flux density. Magnetic flux and flux density. Now we discuss the magnetic flux. Magnetic flux क्या है? The number of magnetic lines of force passing through a surface held perpendicular to the magnetic field lines. It is called a magnetic flux. The number of magnetic lines of force through surface held perpendicular to the magnetic field lines. यानी कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सरफेस एरिया से पास हो रही है, विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये आपके पास ब्लू कलर में जिसको मैं ये इसकी बॉडी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये रेड कलर जो लाइन जा रही है विद एरो हेड, दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. मीन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स which are passing through a surface area held perpendicular to the magnetic lines of force, that is called a magnetic flux. So these students, number of magnetic lines of force, this red color line with arrow head, these are the number of magnetic lines of force which are passing through a surface held perpendicular to the magnetic field lines. So it is called a magnetic flux. इन जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से ज्यादा पास करेंगे, इतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा. और जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करना कम होती जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा. या डी स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए. मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैथमेटिकली डी स्टूडेंट्स, ये आप बात देखें, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अब फाई क्या है? इट इज अ ग्रीक लेटर व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर passing through a surface area held perpendicular to the magnetic lines of force, and A is the vector area of the surface element. A is that is the vector area of surface element. तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को रिजॉल्व करें, दैट इज अ बी ए इंटू cos थीटा. तो इसे हमने क्या कर दिया, इस स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया, दैट इज बी ए cos थीटा. तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, ए इज अ वेक्टर एरिया जी, ये इसमें क्या है, वेक्टर एरिया है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका सरफेस एलिमेंट के एरिया के बराबर होता है. इन जो वेक्टर एरिया ए है, दिस इज अ वेक्टर एरिया ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट. यानी इसका वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एलिमेंट के एरिया के क्या होता है, बराबर होता है. और इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है सरफेस एलिमेंट की क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है. तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पास ये हमने सरफेस एरिया क्या रख रखा है, और इसकी जो डायरेक्शन है, जो प्लेन है, वो क्या होता है, नॉर्मल होती है, यानी अलोंग द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. यानी आप पास जो वेक्टर एरिया है
ये आप देखें वेक्टर एरिया और इसकी सरफेस क्या है अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एलिमेंट। इन दूसरे लफ्ज में कहें कि आप इस एरिया की जो डायरेक्शन है यानी इस प्लेन की जो डायरेक्शन है that will be along the lines of along the magnetic field lines. So theta is the angle between the direction of B and A. इसमें डी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एंगल थीटा भी इन्वॉल्व है। तो एंगल थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी एंड ए। यानी आप देख रहे हैं कि आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और इसके एरिया ए के दरमियान जो डायरेक्शन है उसको जो रिप्रेजेंट कर वो एंगल थीटा क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज क्वेश्चन। नाउ we discuss the special cases of the magnetic flux. Special cases of the magnetic flux. Number one case is that is a maximum flux. Case one is a that is a maximum flux. यानी magnetic flux क्या है? Maximum कब होता है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है? If the area is held perpendicular to the magnetic field lines. अगर एरिया क्या है इट इज अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो देन क्या होगा एंगल थीटा आपके पास जीरो होगा। किसका एंगल थीटा जीरो होगा? ये आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, ये एरो विद एरो हेड जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और इसमें ए आप देख रहे हैं यानी एरिया ऑफ प्लेन डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ये ब्लू कलर के वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। कहते हैं ये एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये दोनों आपको उसमें क्या है ये देखिए मैं यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ। कहते हैं ये ब्लू कलर क्या कर रही है इट इज रिप्रेजेंटिंग दी ब्लू कलर एरो इट इज रिप्रेजेंटिंग दी डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन एंड दिस अदर एरो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और ये क्या पैरेलल है तो एंगल थीटा फिर क्या हुआ जीरो हुआ। यानी एरिया यहाँ आप देख रहे हैं ये एरिया क्या है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेन जो है वो क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है। या एंगल फिर क्या होगा थीटा जो है जीरो हुआ। और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे इसमें हमने इस रिलेशन में दैट इज 5b = b डॉट a इससे हम मिसाल की दैट इज b cos थीटा और यहाँ आप पास क्या है ये ऐसे ही है और यहाँ आप पास क्या है थीटा 0 डिग्री है तो उसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया cos 0 डिग्री और जैसा कि हमें पता है cos 0 हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। हमने यहाँ 1 की वैल्यू इंसर्ट कर दी तो 5b आपके पास क्या हो गया ba आ गया। यानी इस केस में क्या होगा इट विल बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी अ मैक्सिमम। यानी आपके पास एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या होगा एंगल थीटा 0 होगा यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और द सरफेस एरिया ऑफ प्लेन ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है और इनमें एंगल थीटा क्या है 0 है। जब हमने इसमें एंगल थीटा 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रही है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसमें देखें डी स्टूडेंट तो ये हमने एरिया जो है वो परपेंडिकुलर रख रखे हैं और इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा इसको चीर के जा रही है। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रही है। ये क्या एरिया परपेंडिकुलर है लेकिन इस एरिया की जो प्लेन है ठीक है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंगल 0 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास कर रही है। सो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम। क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन क्वेश्चन प्लीज। नाउ नेक्स्ट case 2 is there. Case 2 is here. Case 2 that is a now minimum flux. ये फ्लक्स क्या है मिनिमम कब होता है? अब ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। If area is held parallel to the magnetic field lines, that is angle theta is equal to 90 degree. तो डी स्टूडेंट्स अब इसमें देखें यहाँ पर तो हमने एरिया ऑफ द प्लेन ये आपका एरिया जो है वो और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल हैं बट जो एरिया ऑफ दिस प्लेन है इट इज अ परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल में जो है वो बन रहा है। ये आप देख रहे हैं एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के लेकिन डायरेक्शन ऑफ द
plane area of the plane which is perpendicular to the magnetic lines of force. ये आप देख रहे हैं कि ये एरिया पड़ा हुआ पैरेलल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके ऊपर से गुजर रही है, जबकि इसकी जो प्लेन है सरफेस एरिया की वो क्या है 90 डिग्री एंगल बना रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो यहाँ पास एंगल थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो हम इस रिलेशन में देख सकते हैं दैट इज अ फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, और यहाँ हमने थीटा की एंगल 90 डिग्री से पुट कर दी तो cos 90 है और cos 90 हमेशा क्या होता है 0 होता है। सो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट की तो आपके पास 5b आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम। कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मिनिमम होता है इफ एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारे पास उस वक्त क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होता है। Now dear students our next that is a case 3 is there when flux through a curved surface. We have to find out magnetic flux through a curved surface. अब हमने magnetic flux के curved surface में से find out करनी है। तो dear students when there is a curved surface, तो पहले आप देख रहे हैं dear students आपके पास जो केस 1 और केस 2 में हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर आपके पास जो एरिया था इट वाज अ फ्लैट एरिया, या वो एरिया क्या था परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या आपके पास वो एरिया क्या था पैरेलल था दैट वाज टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसमें क्या है ये जो एरिया है ये कर्वी सरफेस रखता है, ये पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, कहीं से अप है कहीं से डाउन लाइक दैट, ये कर्व सरफेस रखता है। तो अब आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है और इस केस में आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आपका यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। पहले दोनों केसेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी जो उसका मैग्नेटिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था और जो एरिया था वो फ्लैट सरफेस था, तो उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी या पैरेलल थी। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि एक तो जो सरफेस एरिया वो कर्व है और दूसरा आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब हमने इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है तो ये हम देखते हैं। तो डी स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं ये पिंक कलर में एक सरफेस जो है आपके पास मौजूद है दैट इज अ कर्व सरफेस। अब इस पिंक कलर में जो कर्व सरफेस है यहाँ आप देख रहे हैं ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में है, ये एरो हेड में बना रहा हूँ। ये देखिए ये आप छोटे छोटे आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में ये आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन, ये आप देखें यहाँ पर क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में ये आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ये देखें आपके पास इधर इस डायरेक्शन में ये आप पास देखें ये ब्लू कलर जो लाइट है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इसका एरिया भी क्या है कर्व है यानी प्रॉपर फ्लैट नहीं है। जब इस तरह का केस हो तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्टूडेंट्स चलते हैं इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा जो कर्व सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लैट पैचेस। तो इस पर्पस के लिए हमें क्या करना होगा अगर हम ये चाहते हैं कि कर्व सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करें तो उसके लिए फिर हमें ये प्रोसीजर इख्तियार करना होगा। क्या करना होगा कर्व सरफेस को हम क्या करेंगे एंड डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लैट पैचेस, इन छोटे छोटे पैचेस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और बहुत ज्यादा पैचेस बना देंगे। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो क्या होना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर होगी बात, यानी केस 1 जो हमने डिस्कस किया था कि उसमें एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स so that the number of maximum number of magnetic lines of force that can pass through the area, then in this case magnetic flux will maximum and you can find out the magnetic flux। तो इसी पर्पस के लिए हम फिर क्या कर रहे हैं जब कर्व सरफेस हो और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो ना यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाना पड़ता है। ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना होता है। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एरिया इज हेल्ड
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फिर क्या होगा, ये दोनों कंडीशन करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास कर सकेंगी, और सो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा होगा। तो सो ये दो रीजन है, एक हमारा ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके आना है, और दूसरा हमारा एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास कर सकें, और सो हम इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकें। तो इस काम के लिए फिर हमें क्या करना होगा, कर्व सरफेस को डिवाइड करना होगा इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लैट पैचेस। इतने छोटे छोटे पैच बनाने हो, जितने छोटे पैच आप बनाएंगे इतना ही आप जो है बेहतरीन तरीके से आप फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जितने छोटे पैच होंगे इसमें दो बातें हो जाएंगी, कि एक तो इतना छोटा पैच हो गया कि इसमें जो आपके पास ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है पहले चेंज हो रही थी, ना यूनिफॉर्म थी, अब क्या हो जाएगी, एक तो सेम हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। और दूसरा क्या है, एरिया यानी फ्लैट सर्फेस जितना छोटा होगा तो उसका एरिया क्या होगा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, सो उसमें से ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकेंगी। सो हर पैच का फिर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी सॉरी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो फिर हम क्या इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये प्रोसीजर किया है, ये पहला स्टेप हमने क्या किया है कि हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लैट पैचेस में हमने कर्व सरफेस को डिवाइड किया है। फिर दूसरा काम क्या करना होगा, हमें इंडिविजुअली क्या करना होगा, हर फ्लैट पैच का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है, टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए दैट विल बी इक्वल टू, दैट टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द सरफेस। यानी ये जो हम देख रहे हैं ये ब्लू कलर में, यहाँ पर छोटे छोटे इसमें फ्लैट सरफेस निकालिए, इसमें एरिया डी ए या डेल्टा ए है आपके पास, यानी ये इतना छोटा एरिया हो गया है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी यूनिफॉर्म हो गई है और एरिया भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है। और सो इस ये दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं, यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जाती हैं, जिसकी वजह से हर पैच का क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सो इसके लिए हमें फिर क्या किया, पहला स्टेप हमने कर्व सरफेस को छोटे स्मॉल फ्लैट पैचेस में डिवाइड किया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें हर फ्लैट सरफेस का इलादा इंडिविजुअली क्या मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। फिर हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कर्व सरफेस का फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमने हर इस पैच में से हर पैच का क्या किया, कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फ्लक्स, उन सबको ऐड करना होगा। देन हमारे पास इस तरीके से कर्व सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, 5b, जो कि ग्रीक लेटर है, व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट सिग्मा दैट इज सम ऑफ b डॉट डेल्टा ए। ये तमाम पैचेस का सम करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये आप देखें एंगल थीटा पहले यहाँ पे था और इस तरह यानी एंगल थीटा हमने चेंज किया, नीचे ये है, ये दोनों क्या हो जाए, एरिया वेक्टर एरिया और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएंगे आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, और जो इस तरीके से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ क्लोज सॉरी कर्व सरफेस में से हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या है डी स्टूडेंट्स, तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है दैट इज अ वेबर होती है, या फिर इसे न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स भी कहते हैं। ये आपके पास का ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स per unit area of the surface perpendicular to the magnetic field is called the magnetic flux density or magnetic induction। तो डी स्टूडेंट्स इसमें जो बातें कही जा रही हैं
दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस, यानी जो सरफेस है उसका यूनिट एरिया होना चाहिए। यूनिट एरिया में से हाउ माई नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू इट and this surface is perpendicular to the magnetic field lines, then we say it is a magnetic flux per unit area and it is called a magnetic flux density। यानी यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसमें से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डी स्टूडेंट्स, आप इसी डेफिनेशन को देखते हैं तो ये आप डायग्राम पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे पास ये आप पास बाउंड्री को अंडरलाइन कर रहा हूँ। दिस इज अ सरफेस एरिया, इट्स एरिया इज अ यूनिट एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मे बी 1 मीटर स्क्वायर, जो भी एरिया आपका सूटेबल है आप चूज कर लेते हैं, whether 1 millimeter scale, 1 centimeter scale, 1 meter scale, anyhow that is the area which is suitable according to the situation about work। ये आप पास जो है यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करिए। कहता है यूनिट एरिया में हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस area which is held perpendicular to the magnetic lines of force, then it is called a magnetic flux density। यानी इसमें जो कंडीशंस है, एरिया क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, फिर उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है और वो जो एरिया है इट इज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन वी से दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन is called a flux density। So then its formula is that is B is equal to 5B divided by A। 5B mean that is the maximum number of magnetic lines of force, that is a called a magnetic flux per unit area। 5B is a magnetic flux per unit area, that is called a magnetic flux density। So its unit, that SI unit of magnetic flux density is that is a Weber meter inverse 2। Unit of magnetic flux density is that is a Weber meter inverse 2, या फिर इसकी जो यूनिट है that is a Newton ampere inverse meter inverse, ये भी इसकी यूनिट होती है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला भी होती है। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें और कोई क्वेश्चन हो then you can ask question please। Now डी स्टूडेंट्स, we come to our numerical example, that is a example 1 is here a 20 centimeter wire carrying a current, a 20 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.30 Tesla if the wire makes an angle of 40 degree with the direction of magnetic field, find the magnitude of force acting on the wire। तो डिस्टेंस बताया जा रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, एक 20 सेंटीमीटर वायर है, यानी वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज अ 10 एम्पियर, और उसको जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसकी वैल्यू क्या है, 0.30 टेस्ला है, और ये जो वायर है एंगल जो बना रही है इसके साथ दैट इज 40 डिग्री के एंगल बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से 40 डिग्री के एंगल बना रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उसके साथ 40 डिग्री का ये वायर एंगल बना रही है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द वायर। तो ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो हमने टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी एप्लीकेशन है, उसकी एग्जांपल है। तो सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द वायर दैट इज L, इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, so we converted into a meter, why, because SI unit of length is meter, so divided by 100, so it become a 0.20 मीटर। और उसमें से जो करंट आई पास कर है दैट इज अ 10 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज हियर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या है, 0.30 टेस्ला है, और ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो एंगल बना रही है दैट इज अल्फा इज 40 डिग्री। So we have to find out the magnitude of force acting on a wire। So that is a F is equal to ILB sin alpha, ये हमारे पास फार्मूला था, इसको हमने डिराइव किया था। F is equal to I से मुराद करंट है दैट इज 10 एम्पियर, हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी, E से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू हमने 0.30 टेस्ला हमने इंसर्ट कर दी, L से मुराद लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर है,
वो भी हमने इंसर्ट कर दिया 0.20 एंड साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल इज 40 डिग्री। तो हमने ये सारी वैल्यूज क्या कर दी इसमें इंसर्ट कर दी है और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो है जो फोर्स है दैट इज 0.39 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो कि फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर which is carrying a current. So these students, if you have any question or confusion, then question please. Now our numerical example, that is a example 14.2 is there. The magnetic field and a certain region is given by that is B is equal to 40 I unit vector minus 18 K unit vector Weber meter inverse 2. Strength of magnetic field along x axis क्या है 40 है, along y axis क्या है 18 है, its unit is Weber into meter inverse 2. That is the strength of magnetic field. And then how much flux passes through a 5 centimeter square area of a loop. यानी जो आप पास लूप उसका एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है इस रीजन में। और ये आप पास है फ्लैट लूप लाइज अ फ्लैट, ये लूप क्या हमारे पास फ्लैट है, इसकी सरफेस एक्स वाई प्लेन में हमने करना है। आप पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है इन सर्टेन रीजन बी की वैल्यू गिवन है दैट इज 40 I minus 18 K वेबर मीटर इनवर्स 2, ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू गिवन है। और जो एरिया हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करना है फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी की वैल्यू हमने यानी फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एरिया ऑफ द लूप जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो लूप है ये फ्लैट सरफेस रखते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी दैट इज बी की वैल्यू इट इज 40 I minus 18 K, ये हमारे पास है मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू गिवन है। एरिया ऑफ द लूप, दिस इज एरिया ऑफ द लूप दैट इज डेल्टा ए, इसकी वैल्यू क्या है 5.0 और 10 इज पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये -4 क्या चाहिए, यह पास सेंटीमीटर स्क्वायर में थी, जैसे हमने मीटर में क्या किए चेंज किए, तो हमने इसे 100 पर डिवाइड किए, 2 टाइम 100 पर डिवाइड किए क्योंकि मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो ये आप पास के कैलकुलेट हो गए 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू के यूनिट वेक्टर जी के। तो ये हमने कर लिए। आगे हमने क्या करना है फ्लक्स फाइंड आउट करना है दैट इज 5B, दैट फार्मूला इज B डॉट डेल्टा ए, दैट इज ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है दैट इज 40 I minus 18 K डॉट, यहाँ पर डॉट सिंबल है तो आगे डेल्टा ए की वैल्यू है। तो अब हमने क्या किया इनको मल्टीप्लाई किया है। तो ये स्टूडेंट याद रखें डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब दो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, बाकी जो अदर होती है उनकी वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर आप पास 40 के साथ आई यूनिट वेक्टर है और यहाँ इधर आप पास दूसरी वैल्यू के यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब आई डॉट के जो है ये आई डॉट जे मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे, तो ओनली आपके पास है 18 के यूनिट वेक्टर और साथ आप दूसरी इसके साथ के यूनिट वेक्टर है। तो के डॉट के ये आपस मल्टीप्लाई होंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कहता 5B की जो वैल्यू है दैट इज 90 × 10⁻⁴ वेबर। सो इस तरीके से हमने किया है। तो डी स्टूडेंट याद रखें जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और उसमें जो गिवन डाटा है वो लिखें एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वो लिखें, एनालिसिस करें कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो उसके बाद वैल्यू इंसर्ट करें। याद रख लें वैल्यू इंसर्ट करने से पहले तमाम वैल्यू जो है मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट सिस्टम होनी चाहिए, यानी एक ही सिस्टम होनी चाहिए। अगर ऐसा यूनिट सिस्टम यूज़ करें तो ऐसा सिस्टम यूनिट में हो, अगर CGS सिस्टम यूज़ करें उसमें हो, अगर आप FPS सिस्टम यूज़ करें तो उसमें हो। यानी आपने वो देख लेना कौन सी सिचुएशन ये मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है उसमें करें। तो डी स्टूडेंट आपको सजेस्ट करूँगा आप मोस्टली क्या यूज़ किया करें, ऐसा यूनिट सिस्टम यूज़ कर लिया करें जिसमें कुछ वैल्यूज जो है किसी और सिस्टम में हो, उससे चेंज करके ऐसे यूनिट सिस्टम में से लेके आए। तो फिर आप वैल्यूज सेट करें
तो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जी स्टूडेंट्स हमने कर लिया जी। तो थैंक यू डी स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माय क्लास। नाउ क्लास टाइम इज एंडेड। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।